हेलो बच्चों, आज हम 2025 के चौथे सेट 346 जेबी का चौथा भाग बना रहे हैं। इससे पहले हम इसके 3 भाग बना चुके हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इससे पहले 3 भाग में हम प्रश्न नंबर 6 तक हल कर चुके थे। आज हम प्रश्न नंबर 7 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिघटना प्रकाश की किस प्रकृति की पुष्टि करता है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में से संबंधित आइंस्टीन का समीकरण लिखिए तथा इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। बच्चों, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे आपको एक 5 नंबर का प्रश्न अवश्य मिलता है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मुख्यतः यही क्वेश्चन आता है कि आइंस्टीन का समीकरण लिखिए या प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए या फिर आइंस्टीन के समीकरण को की उत्पत्ति लिखिए। तो इस चैप्टर को आप लोग अवश्य पढ़ें। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव। बात एक ही होती है, चाहे प्रकाश वैद्युत प्रभाव लिखिए या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन लिखिए। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिभाषा क्या लिखेंगे? प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या उत्सर्जन कहते हैं। आगे इसमें लिखेंगे प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन तथा धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति की पुष्टि करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रकाश में 2 प्रकार की प्रकृति होती है, एक तो तरंग प्रकृति और एक कण प्रकृति। तो आपको मैंने देखिए आगे लिखा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना प्रकाश के कण प्रकृति की पुष्टि करता है। को इसकी पुष्टि करता है, कण प्रकृति की पुष्टि करता है। तो इस प्रकार मैंने पहले प्रश्न का इनका आंसर दे दिया है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना प्रकाश के कण प्रकृति की पुष्टि करता है। इसमें आगे इन्होंने आइंस्टीन का समीकरण पूछा था, तो उसमें हम लिखेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन समीकरण 1/2 mv² मैक्स बराबर h न्यू माइनस h न्यू 0 1/2 mv² ऐसे लिखते हैं, h कॉमन ले लेते हैं तो h माइनस h न्यू बचता है। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। यही हमारा प्रकाश आइंस्टीन का समीकरण है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का। इसमें जो पहला पद होता है 1/mv² मैक्स, ये फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। h जो है वो प्लांक नियतांक है, न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति है और न्यू 0 देहली आवृत्ति है। अब हम प्रकाश, ये मैंने दूसरे प्रश्न का आंसर दे दिया है। अब हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम लिखते हैं। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के 5 नियम हैं। बच्चे इन नियमों को अगर लिख रहे हैं तो इसी क्रम में लिखिएगा और इसी क्रम में हम इनकी व्याख्या भी करेंगे। तो पहला नियम क्या है कि किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा है उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ती है। चौथा है आपतित प्रकाश की आवृत्ति के एक न्यूनतम मान से कम होने पर कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं, ये देखिए लिखा हुआ, कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। 5वां पॉइंट है हमारा प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। मतलब धातु पर इलेक्ट्रॉन गिरने और धातु पर वो फोटोन गिरने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने पर के बीच में कोई भी समय नहीं लगता है। जैसे ही फोटोन गिरता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब इन नियमों की हम व्याख्या करेंगे किसके आधार पर?
इस समीकरण 1 के आधार पर। ये आइंस्टीन का समीकरण है। हेडिंग क्या डालेंगे? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या। पहला नियम कैसे, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि यदि किसी दी हुई आवृत्ति न्यू के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाए तो धातु के पृष्ठ पर प्रति सेकंड टकराने वाले फोटोनों की संख्या उसी अनुपात में बढ़ जाती है, परंतु उनकी गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा उतनी ही रहती है, जैसा कि आइंस्टीन समीकरण से स्पष्ट है। यह आइंस्टीन समीकरण है, इससे स्पष्ट है कि तीव्रता का ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकाश की तीव्रता का ऊर्जा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन तीव्रता बढ़ाने पर फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है। इस प्रकार प्रकाश वैद्युत प्रभाव के पहले व दूसरे नियम की व्याख्या हो जाती है। दूसरे पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? आइंस्टीन समीकरण से स्पष्ट है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। यही प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम 3 है। देखिए, अगर हम आवृत्ति बढ़ाते हैं तो यही तो प्रकाश आइंस्टीन का समीकरण है। अगर आवृत्ति बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा हमारी बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? आइंस्टीन समीकरण से स्पष्ट है कि यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान दहली आवृत्ति न्यू 0 से कम है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी। इस समीकरण में देखिए, न्यू जो है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है और न्यू 0 दहली आवृत्ति है। अगर न्यू का मान न्यू 0 से कम होगा तो हमारी गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो जाएगी। तो वही इसमें लिखा है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी, जो कि संभव नहीं है। अतः इस स्थिति में प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम 4 है। अगला हम पॉइंट क्या लिखेंगे? धातु की सतह पर प्रकाश गिरना तथा तुरंत इलेक्ट्रॉन का निकलना फोटॉन सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। ज्यों ही फोटॉन सतह पर गिरता है, धातु का कोई इलेक्ट्रॉन उसे अवशोषित करके उत्सर्जित हो जाता है। इस प्रकार धातु पर प्रकाश के गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चातता नहीं होती है। यही प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम नंबर 5 है। इस तरह से हम क्या करते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या भी कर देते हैं। इस तरह से ये जो प्रश्न नंबर 7 था, इस प्रश्न नंबर 7 को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगला, इस प्रश्न नंबर 7 में अथवा में एक प्रश्न दे रखा है कि न्यूक्लियॉन से क्या तात्पर्य है? नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? नाभिक की द्रव्यमान संख्या और त्रिज्या में संबंध लिखिए और दर्शाइए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न 7 में जो अथवा में दे रखा था, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन क्या होते हैं? नाभिकीय कणों। नाभिकीय कणों मुख्यतः न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिकीय कणों को न्यूक्लियॉन कहते हैं। मतलब जो कण नाभिक में पाए जाते हैं उन्हें हम न्यूक्लियॉन कहते हैं, जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इन्हीं को ही हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे द्रव्यमान संख्या। किसी नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या ए बराबर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि नाभिक में न्यूक्लियॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या के बराबर हो। आगे, नाभिक का आयतन द्रव्यमान संख्या मतलब न्यूक्लियॉनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि नाभिक की त्रिज्या r है और नाभिक को हमेशा गोल माना जाता है
कि नाभिक जो है वो गोल है, तो आपको मालूम है कि नाभिक का जो आयतन है वो हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ये आयतन का सूत्र होता है गोले का, और नाभिक को हम गोल मानकर चल रहे हैं। तो इसमें लिखा है कि नाभिक का आयतन द्रव्यमान संख्या मतलब न्यूक्लियनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब आयतन 4/3 पाई r क्यूब प्रोपोर्शनल होगा ए के। ए क्या है? द्रव्यमान संख्या। अब हम क्या करते हैं, अगर ये पावर 1 बाई इधर r की पावर 3 है तो यहाँ पे हमने इस नंबर को हटा दिया है, क्योंकि प्रोपोर्शनल ये नंबर प्रोपोर्शनल में जो लगा होता है तो कांस्टेंट हम हटा सकते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है x बराबर a/, और a जो है वो कांस्टेंट है, नियतांक। तो जब कांस्टेंट हटा देते हैं तो हम लिख देते हैं x प्रोपोर्शनल बाई। तो यहाँ से तो पहले से ही प्रोपोर्शनल लगा हुआ था, इसलिए हमने क्या कर दिया, 4/3 पाई कांस्टेंट नंबर को हमने हटा दिया और लिख दिया r प्रोपोर्शनल 1/3। अब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ कांस्टेंट लगा देते हैं। ये कांस्टेंट हमारा हो गया r0, जहाँ r0 नियतांक है जिसका मान 1.2 गुणे 10⁻⁻15 मीटर है। r का जो मान होता है r0 का, ये होता है 1.2 गुणे 10⁻15 मीटर, और ये मान प्रयोगों द्वारा निकाला जाता है। चाहे तो आप लिख दीजिएगा, यह मान प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। यही त्रिज्या r व द्रव्यमान संख्या a के बीच संबंध है। ये जो मैंने लिखा है ये त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या के बीच का संबंध है। अगर आपसे पूछा जाए कि नाभिक के त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध लिखिए, तो आप इसी प्रश्न को या इसी समीकरण को लिख देंगे। अगला कह रहा है कि इसी प्रश्न के सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो इसके लिए आप हेडिंग डालेंगे नाभिक का घनत्व। अब हम मान लेते हैं कि माना एक न्यूक्लियन मतलब एक कण, नाभिक के अंदर जो एक कण है का औसत द्रव्यमान m है, तथा द्रव्यमान संख्या a, द्रव्यमान संख्या मतलब न्यूक्लियनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या a है। तो आप लोगों को मालूम है कि एक कण का द्रव्यमान कितना है, m, और a होता है कणों की संख्या, द्रव्यमान संख्या। तो जो टोटल द्रव्यमान है नाभिक का, वो नाभिक का द्रव्यमान हो जाएगा कैपिटल M बराबर m गुणे a। मतलब एक कण का द्रव्यमान m है और कणों की संख्या a है, तो टोटल द्रव्यमान हो जाएगा m इंटू a। अब आपको मालूम है नाभिक का आयतन अभी अभी हमने बताया था 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई। अब r का मान हम ये वाला रख देते हैं, तो जब इसका मान यहाँ पे रखोगे तो r0 की पावर 3 हो जाएगा, और a की पावर जो है वो पहले से 1/3 है, a की पावर 1/3 है, और जब इसका क्यूब करोगे तो पावर कट जाएगी, केवल a बचेगा। तो यहाँ पे जब हम r का मान रखते हैं तो r का मान हो जाता है r0 की पावर 3 इंटू a। तो ये मैंने नाभिक का द्रव्यमान निकाल दिया ma, ये नाभिक का आयतन आ गया 4/3 पाई r की पावर 3a। अब हम नाभिक का घनत्व निकालते हैं। नाभिक का घनत्व हो जाएगा रो बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान हमने लिख दिया ma और आयतन लिख दिया 4/3 पाई रो की r0 की पावर 3a। a से a कट जाएगा तो हमारा घनत्व आ जाएगा रो बराबर 3m बटे 4 पाई r0 क्यूब। ठीक है बच्चों, इस समीकरण में कहीं पर भी आपको a दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब घनत्व जो है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नाभिक हो, चाहे भारी तत्व का नाभिक हो या हल्के तत्व का नाभिक हो, उसका घनत्व जो है हमेशा समान रहता है, क्योंकि घनत्व जो है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं कर रहा है। क्योंकि आपको मालूम है भारी नाभिक में ज़्यादा न्यूक्लियन होंगे और हल्के नाभिक में कम न्यूक्लियन होंगे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जिनमें न्यूक्लियन का संख्या ज़्यादा है उसका घनत्व ज़्यादा होना चाहिए, जिसमें न्यूक्लियन की संख्या कम है उसमें घनत्व कम होना चाहिए। लेकिन जब हम सूत्र को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि द्रव्यमान संख्या का घनत्व से कोई भी संबंध नहीं है। मतलब नाभिक में न्यूक्लियन ज़्यादा हैं,
कम है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। यही मैंने नीचे लिखा हुआ है कि उपरोक्त सूत्र में ए नहीं है, अतः स्पष्ट है कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं है। यही हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा था। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न 7 हल हो जाता है। इसमें हमने दोनों प्रश्न करा दिए। अब अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। ट्रांसफार्मर में होने वाली 2 प्रमुख हानियों का उल्लेख कीजिए। और फिर इसमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों का अनुपात 10:1 है। प्राथमिक कुंडली में 220 वोल्ट की आपूर्ति है तथा द्वितीयक 220 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी है। प्रथम में या प्राथमिक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो बड़ा लंबा प्रश्न है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो कह रहा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप सभी को मालूम है कि ट्रांसफार्मर अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, हम आपको दिखाते हैं लिख के। तो बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम हेडिंग डालेंगे ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत। क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता बढ़ाई या घटाई जा सकती है। ट्रांसफार्मर से क्या कर सकते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा या घटा सकते हैं। अब ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? लिखा है ट्रांसफार्मर अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको अंडरलाइन कर दीजिए क्योंकि प्रश्न में यही पूछा गया था कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मैंने बता दिया कि ट्रांसफार्मर अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसमें थोड़ा सा 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा एक्स्ट्रा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं कि यदि निकट रखी 2 कुंडलियों में से किसी एक में प्रवाहित वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन करें तो निकटवर्ती कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि इस कुंडली का परिपथ पूर्ण है तो इसमें एक प्रेरित धारा भी बहती है। यह घटना अननोन प्रेरण कहलाती है। अब इसी प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि उच्चाई और अपचाई क्या होता है। उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो इसके लिए आप हेडिंग डालेंगे उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या लिखेंगे? उच्चाई ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज की प्रबल धारा को उच्च वोल्टेज की दुर्बल या निर्बल, कुछ भी ले सकते हो, निर्बल धारा में परिवर्तित कर देता है। इसलिए इसे उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब इस प्रश्न में आपको पहले ही हमने इतना सारा बता दिया है, तो छोटी सी परिभाषा लिख देते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर की, क्योंकि इसमें एक न्यूमेरिकल भी अभी करना है, तो इतने से आपका काम चल जाएगा। अब हम अपचाई ट्रांसफार्मर के बारे में लिखते हैं, तो इसका उल्टा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अपचाई ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज की निर्बल धारा को निम्न वोल्टेज की प्रबल धारा में परिवर्तित कर देता है। इसलिए इसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या करता है? निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदल देता है, इसीलिए उच्चाई। ठीक है, क्या करता है? उच्चाई ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज की प्रबल धारा को उच्च वोल्टेज की दुर्बल धारा में बदल देता है। मतलब वोल्टेज निम्न को उच्च वोल्टेज में बदल देता है। जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदल देते हैं। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर से लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज बना दिया जाता है और अपचाई ट्रांसफार्मर से हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज बना दिया जाता है। इसलिए हम इन्हें उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। वैसे इनके और भी गुण हैं, इनका चित्र भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक न्यूमेरिकल भी दे रखा है, इसलिए हम केवल इतना ही लिखेंगे और आगे न्यूमेरिकल को हल करते हैं। बोर्ड परीक्षा में समय बहुत कम बचा है, इसलिए आप लोग प्रॉपर सही से तैयारी करते चलिए। अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चंस को अच्छे से रटते चलिए। बार बार यही प्रश्न
रिपीट होते हैं। जैसे कि हम ट्रांसफार्मर वाला प्रश्न इस समय पढ़ रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर से कुछ ना कुछ हर साल एग्जाम में जरूर आता है। तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितना भी है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, क्रियाविधि, रचना, ऊर्जा हानि, सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, इस बच्चों इसमें जो है आपसे एक प्रश्न और पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर में होने वाली दो प्रमुख हानियों का उल्लेख कीजिए। तो मैं हानियां बताना आपको भूल गया था, तो आप लोग हानियां याद कर लीजिए। इन्होंने बच्चों इसमें प्रश्न में एक चीज और पूछ रहा था, कह रहा था कि ट्रांसफार्मर में होने वाली दो प्रमुख हानियों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें जो हानियां हैं वो तो कई हैं, इन्होंने केवल दो पूछी हैं, हमने बहुत सारी लिखी हैं। आप देखिए, हेडिंग डालिए ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानियां। तो पहले आप लिखेंगे नंबर 1, प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में धारा प्रवाहित होने से तांबे के तारों में विद्युत ऊर्जा की ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हानि होती है। दूसरा, क्रोड की भंवर धाराओं के कारण भी विद्युत ऊर्जा की ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हानि होती है। तो इन्होंने दो पूछे थे, मैंने और भी लिखे हैं, आप उन्हें भी देख लो। तीसरा आप क्या लिख सकते हो, प्रत्येक वैद्युत चक्र में लौह क्रोड चुंबकित तथा विचुंबकित होती है, जिससे विद्युत ऊर्जा का ह्रास ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होता है। चौथा आप लिख सकते हो पॉइंट, प्राथमिक कुंडली से उत्पन्न फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स। चौथा पॉइंट लिखेंगे, प्राथमिक कुंडली से उत्पन्न संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से नहीं गुजरता, इसे फ्लक्स हानि कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि के 4 बिंदु बताए हैं। आपको इस प्रश्न में केवल 2 ही लिखने हैं, आप इन चारों में से कोई भी लिख सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि इसमें जो न्यूमेरिकल दिया गया है वो न्यूमेरिकल कैसे लगेगा। ये हमारा जो है वो प्रश्न 8 है, और इसमें न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे, तो पहले तो हम लिख लेते हैं न्यूमेरिकल में दिया क्या क्या है। तो न्यूमेरिकल में दिया कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों का अनुपात 10:1 है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, प्राथमिक कुंडली में फेरे बटे द्वितीयक कुंडली में फेरे। ठीक है, इसका अनुपात दे रखा 10:1। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP और द्वितीयक कुंडली में NS। ये अनुपात दे रखा 10:1। आगे कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली में 220 वोल्ट की आपूर्ति है। प्राथमिक कुंडली का जो वोल्टेज होता है, प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज, इसे हम दिखाते हैं BP। ये हमें दे रखा है 220 वोल्ट, तथा द्वितीय कुंडली में 200 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी है। द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध दे रखा है, द्वितीय कुंडली में प्रतिरोध, इसे हम RS से दिखाएंगे। ये भी बताया 220 ओम। कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्राथमिक कुंडली में धारा इसे हम दिखाएंगे IP से। तो IP जो है हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह से आप प्रश्न जब लिख दोगे तो आपको लगाने में भी आसानी रहेगी, और साथ ही साथ एग्जामिनर को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि बच्चे को प्रश्न बहुत अच्छे से आता है और बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। क्या लिखेगा, क्या क्या दिया हमें, प्राथमिक कुंडली में फेरे और द्वितीय कुंडली में फेरों का अनुपात NP/NS बराबर 10:1। प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज BP बराबर 220 वोल्ट, द्वितीय कुंडली में प्रतिरोध RS बराबर 220 ओम, और हमसे कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली में धारा IP ज्ञात कीजिए।
तो इसके लिए बच्चों आपको ट्रांसफार्मर की एक बहुत बड़ी बात याद रखनी है। आपको जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, या ये भी कह सकते हो हाई करंट वो स्ट्रॉन्ग करंट को वीक करंट में और वीक करंट को स्ट्रॉन्ग करंट में कन्वर्ट कर देता। तो यहाँ वोल्टेज और करंट तो चेंज होते हैं, लेकिन आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज और करंट तो चेंज होते हैं, लेकिन इनपुट पावर, हिंदी में बोलते हैं निवेशी शक्ति, इंग्लिश में बोलते हैं इनपुट पावर, बराबर होता है निर्गत शक्ति, इंग्लिश में कहते हैं इसे आउटपुट पावर। ये आप हमेशा याद रखिएगा। अब पावर का सूत्र होता है वोल्टेज इंटू करंट, V इंटू आई। ठीक है बच्चों। अब इनपुट में जो हम वोल्टेज देते हैं वो प्राथमिक कॉइल में देते हैं। तो प्राथमिक कॉइल में जब इनपुट में वोल्टेज दोगे तो हमारा वोल्टेज हो जाएगा BP, P फॉर प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज है वो BP, और जो धारा है वो हो जाएगी IP, बराबर आउटपुट जो मिलता है वो सेकेंडरी कॉइल में मिलता है, तो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज हो जाएगा BS, और जो धारा हो जाएगी वो हो जाएगी IS। तो इस समीकरण का हम प्रयोग करके क्या करेंगे, IP का मान निकालेंगे। तो इस BP का मान तो हमें मालूम है कि 220 वोल्ट है, IP का मान हमें निकालना है, और IBS का मान हमें मालूम नहीं है, ऊपर कहीं पे हमें दिया नहीं है, और IS का मान भी हमें नहीं दिया है। तो पहला हमारा काम ये है कि हमें BS और IS निकालना पड़ेगा, तब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और IP का मान निकालेंगे। तो BS और IS का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें यहां दे रखा है NP/NS बराबर 10:1। तो हमें एक ट्रांसफार्मर के लिए सूत्र मालूम है कि द्वितीय कुंडली में विभव BS बटे प्राइमरी कुंडली में विभव BP बराबर होता है NS बटे NP, और NS बटे NP का मान हमें मालूम है 1/10। अब आप कहोगे सर ये तो 10/1 था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो NP बटे NS 10/1 था, और हमने यहाँ लिखा NS बटे NP, उल्टा कर दिया, इसीलिए ये 10/1 का क्या लिखा हमने, 1/10 लिखा है। तो हम BS बटे BP बराबर लिख लेंगे 1/10। इसमें तिरछी गुणा करेंगे तो हमारा BS बराबर आ जाएगा BP/10। BP का मान हमें दे रखा है बच्चों, BP का मान दे रखा 220 वोल्ट, तो हम BP का मान रख देंगे 220 वोल्ट बटे 10 ये भाग कर देंगे, तो BS का मान आ जाएगा 22 वोल्ट। तो एक तो मेरी समस्या हल हो गई। BS हमें ज्ञात करना था और BS का मान हमने ज्ञात कर लिया 22 वोल्ट। अब ये बचा IS कैसे निकालेंगे, तो एक आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, B = IR। ठीक है, अगर हम यहां पर द्वितीय कुंडली का वोल्टेज निकालें BS, तो ये धारा हो जाएगी IS और प्रतिरोध हो जाएगा RS। तो IS बराबर हमारा हो जाएगा BS बटे RS। BS का मान आपको दे रखा है 220 ओम, BS का मान आपने निकाल लिया है 22 वोल्ट, तो हम यहाँ पे 22 वोल्ट लिख देते हैं, और RS का मान हमें दे रखा है 222 ओम, तो RS का मान हम रख देते हैं 220 ओम। इसको भाग कर देते तो ये आ जाता 1/10 एम्पियर।
ये हमारा IS का मान भी हमें ज्ञात हो गया। इसे चाहो तो आप 0.1 एम्पियर भी लिख सकते हो। तो हमने क्या किया, BS भी ज्ञात कर लिया, IS भी ज्ञात कर लिया। अब हमें जो है समीकरण 1 में हम जब मान रखेंगे तो हमें IP का मान पता चल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 क्या था समीकरण, BP इंटू IP बराबर BS इंटू IS। देखिए यही तो था समीकरण, BP IP बराबर BS IS। तो अब हम क्या करते हैं, BP का मान हमें दे रखा है प्रश्न में, BP का मान कितना बताया, 220 वोल्ट। BP का मान कितना बताया, 220 वोल्ट। तो हम यहाँ पे BP का मान रख देंगे, BP का मान रख देंगे 220 वोल्ट। IP हमें ज्ञात करना है, बराबर VS का मान देखिए हमने निकाला था 22 वोल्ट, तो लिख देंगे 22 इंटू IS का हमने मान निकाला था 0.1 एम्पियर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.1 एम्पियर। तो IP बराबर हमारा आ जाएगा 22 गुणे 0.1 बटे 220। अब हम क्या करते हैं, 22 गुणे, इसे पॉइंट हटा देते हैं और नीचे 220 गुणे 10 कर देते हैं, मतलब ऊपर से पॉइंट हटा के नीचे एक जीरो बढ़ा लिया। अब इसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो IP बराबर हमारा आ जाएगा 1/100 एम्पियर। ये हमारी प्राथमिक कुंडली में धारा का सूत्र हो जाएगा। अतः लिख देंगे नीचे, अतः प्राथमिक कुंडली में 1/100 या इसे 0.01 एम्पियर भी लिख सकते हो। इसे हम क्या लिख सकते हैं, IP बराबर 0.01 एम्पियर। चाहे तो आप यहां पे भी लिख देंगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे। अतः प्राथमिक कुंडली में 1/100 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये न्यूमेरिकल लगा दिया, बहुत आसान न्यूमेरिकल था, 5 नंबर आराम से आपको मिल जाएंगे। अब इसी 2008 में एक प्रश्न दे रखा है अथवा में कि वैद्युत संधारित्र क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। धारिता किन बातों पर निर्भर करती है। तो आपको मालूम है कि वैद्युत संधारित्र क्या है। तो वैद्युत संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार को बदले बिना हम उसकी चालक वैद्युत धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे परिभाषा, कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार को बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। तो ये आप परिभाषा वैद्युत संधारित्र की लिख देंगे। फिर इसमें पूछा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। धारिता किन बातों पर निर्भर करती है। तो सेम यही प्रश्न 2025 के JS सेट में आया था, जो पहला सेट था। तो वहाँ पे मैंने इसका पूरा डेरिवेशन बहुत डिटेल में कराया है, आप लोग वहीं से देख लीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ कि 2025 के JS सेट में जो दूसरा भाग मैंने बनाया था, उस दूसरे भाग में जो 4 का प्रश्न हल किया था वो यही था। ठीक है बच्चों, तो हम वीडियो का लिंक दे देंगे, आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक करके समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं ये देख लीजिएगा। अगला हम प्रश्न हल करते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 में क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुणों का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों
के चुंबकीय क्षेत्र के दोलन का समीकरण बी बाई बराबर 8 × 10⁻⁻6 साइन 2 × 10⁻11 प्लस 300 पाई एक्स टेस्ला है। तरंग की तरंगदैर्ध्य तथा दोलनी वैद्युत क्षेत्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। तरंग के संचरण की दिशा का भी उल्लेख कीजिए। तो इसमें बच्चों ये जो पहला पार्ट पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न 2021 में भी आया था। तो जब मैंने आपको 2021 का FU सेट पढ़ाया था, कौन सा सेट पढ़ाया था? FU सेट पढ़ाया था। तो उसमें जो प्रश्न 5 का था, उस 5 का में जो है हमें विद्युत चुंबकीय तरंगों को समझाइए और उनके गुणों को संक्षिप्त में लिखिए, ये पूछा गया था। तो मैंने 5 का में ये प्रश्न हल कराया था। ये 2021 के FU सेट में 5 का प्रश्न था। आप जाके हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लीजिएगा। पार्ट 6 सेट FU प्रश्न संख्या 5 का। ओके बच्चों, इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आ जाता है, इसलिए बार बार हर सेट में हमें पढ़ाना पड़ेगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, समय कम है। तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत करिएगा। हम आपको बता रहे हैं पार्ट 6 2021 सेट FU प्रश्न नंबर 5 का। वहाँ पे आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा और गुण दोनों पढ़ाए गए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब इसमें एक न्यूमेरिकल जोड़ा गया है और ये न्यूमेरिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये लगभग हर साल इस तरह से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ये एक इसकी खासियत है कि आपके UP बोर्ड में तो पूछे जाते हैं, साथ ही साथ नीट और IIT JEE की परीक्षाओं में भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसमें कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के चुंबकीय क्षेत्र के दोलन का समीकरण दे रखा है और कह रहा है कि तरंग की तरंगदैर्ध्य तथा दोलनी वैद्युत क्षेत्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। और बाद में कह रहा है कि तरंग के संचरण की दिशा का भी उल्लेख कीजिए। मतलब एक न्यूमेरिकल में 3 बातें पूछी हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे, इस न्यूमेरिकल करने के लिए दिया है, ये है हमारा प्रश्न नंबर 9। इसमें हम न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, बाकी हमने वीडियो की डिटेल बता दी। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनके गुण क्या हैं, देख लीजिएगा वीडियो। 2021 के पेपर में आया था ये। तो इसमें दिया है, क्या दिया है? चुंबकीय क्षेत्र दिया है चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है B बाई 8 × 10⁻⁻6 साइन 2 × 10⁻11 प्लस 300 पाई एक्स टेस्ला, ये चुंबकीय क्षेत्र दे रहा है। अब करा तरंगदैर्ध्य बताइए और दोलनी वैद्युत क्षेत्र का समीकरण बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो चुंबकीय तरंगों में जो चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र होता है उसका समीकरण होता है B बराबर B0 साइन ω/t -kx, ये समीकरण होता है। और वैद्युत क्षेत्र का समीकरण होता है E बराबर E0 साइन ω/t -kx। यहाँ पर जो ये जो होता है ये हमें बताता है तरंग की दिशा। तो इसमें भी ये x है, तो यानी कि तरंग जो है वो हमारी जा रही है x दिशा में। तो x दिशा तो 2 होती हैं, ये x और ये x डैश, इधर के लिए प्लस में और इधर के लिए माइनस में। तो अब हमें ये बताना कि ये जो तरंग है वो किधर जा रही है। तो आप ध्यान से देखें कि ये जो समीकरण होता है जिसमें बीच में माइनस होता है, इसका मतलब ये धनात्मक x की ओर जा रही है तरंग। लेकिन जो हमें दिया गया प्रश्न है उस दिए गए प्रश्न में बीच में प्लस है, तो इसका मतलब ये ऋणात्मक x में जा रही है। तो हमने तरंग की दिशा तो यहीं से हम बता देंगे, क्या लिख देंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग
चुंबकीय तरंग निगेटिव एक्स एक्सिस दिशा में संचरित हो रही है, हो रही है। ओके बच्चों, और ये चुंबकीय क्षेत्र है बी वाई, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन किस दिशा में हो रहा है? वाई दिशा में। अब इस प्रश्न में हमसे ये और पूछा है कि तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ये जो तरंग है इसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो इसे हम मान लेते हैं ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, और ये भी मान लेते हैं कि ये किस दिशा में है? वाई दिशा में है। ठीक है बच्चों, अब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 और 2 की अगर तुलना करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है B0 और यहाँ लिखा है 8 गुणे 10 की घात -6। तो B0 बराबर हो जाएगा 8 गुणे 10 की घात -6 टेस्ला। यहाँ लिखा है ओमेगा और यहाँ टी के साथ ओमेगा है और यहाँ टी के साथ 2 × 10⁻11 है। तो मतलब इसका हुआ कि हमारा ओमेगा बराबर होगा 2 × 10⁻11 रेडियन प्रति सेकंड। और यहाँ पर x के साथ k है और यहाँ x के साथ 300 पाई है। तो इसका मतलब जो तरंग संचरण की दिशा है वो उस तरंग नियतांक है, इस के को हम तरंग नियतांक बोलते हैं, संचरण नियतांक, सॉरी, इस के को संचरण नियतांक बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 300 पाई। हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए लैम्डा। अब आपको मालूम है कि तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो आप लोग जानते हैं कि जो संचरण नियतांक होता है, संचरण नियतांक के बराबर होता है 2 पाई बटे लैम्डा, जहां लैम्डा तरंग दैर्ध्य होती है। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 2 पाई बटे के। 2 पाई बटे के का मान दे रखा है 300 पाई। अब इसको भाग कर दीजिए, पाई से पाई कट जाएगा, तो लैम्डा बराबर हमारा आ जाएगा 1/150 एंगस्ट्रॉम, सॉरी मीटर। तो एक आंसर ये आ गया। संचरण तरंग की जो तरंग दैर्ध्य है, अतः विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य 1/150 मीटर है। तो एक आंसर तो ये आ गया। एक आंसर ये हो गया कि विद्युत चुंबकीय तरंग किधर है? -x दिशा में है। तो 2 आंसर हो गए। अब तीसरा आंसर में हमसे पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र का समीकरण लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र का समीकरण तो हमने आपके सामने लिखा था, ये लिखा था E बराबर E0 sin ωt -kx। लेकिन ये जनरल समीकरण है, हमें इस तरंग के लिए बताना है जो ये तरंग दे रखी है। तो ओमेगा का मान तो आप यहां से रख दोगे। ओमेगा का मान क्या हो जाएगा? 2 पाई × 10⁻11। के का मान भी आप रख दोगे, कितना हो जाएगा? 300 पाई। बात फंसती आके है E0 पर कि E0 कैसे ज्ञात करेंगे। तो E0 ज्ञात करने के लिए आपको एक चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में जब पढ़ा था तो एक सूत्र पढ़ाया गया होगा, E0 बटे B0 बराबर C, जहां C प्रकाश का वेग होता है, मतलब 3 × 10⁸।
तो अगर हम आपसे कहें कि E0 का मान निकालो तो E0 हो जाएगा C इंटू B0। C का मान होता 3 गुणे 10 की घात 8 और B0 का मान आपने ऊपर ही निकाल रखा है, कितना है 8 गुणे 10 की घात माइनस 6। तो ये हो जाएगा 8 गुणे 10 की घात माइनस 6। हल करेंगे तो 8 तियाँ 24 गुणे 10 की घात माइनस 2 और इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन प्रति कूलम। ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा E0। अब आप जो है समीकरण लिखिए, इसे मान लेते हैं 3 फ्रॉम 3 E बराबर E0 का मान आप कितना लिखेंगे बच्चों? ये यहाँ पर पावर जो बचेगी ये 10 की घात 8 माइनस ये प्लस की 2 बचेगी। E0 का मान रखेंगे 24 गुणे 10 की घात 2 साइन ओमेगा का मान आपको मालूम है 2 गुणे 10 की घात 11 टी। अच्छा, यहां पर माइनस लिखा है समीकरण 3 में, लेकिन हम माइनस नहीं लिखेंगे, हम यहां पर प्लस ही लिखेंगे क्योंकि हम इस समीकरण के हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र लिख रहे हैं। इस समीकरण के हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र लिख रहे हैं तो ये माइनस नहीं रहेगा, ये प्लस ही रहेगा। ये तो जनरल समीकरण है, ठीक है। ये हमारा दिया गया समीकरण है तो इसमें बीच में प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस ही लिखेंगे। प्लस इसमें दे रखा है 300 पाई, मतलब के का मान हमने कितना मालूम है 300 पाई इंटू एक्स। अब यहाँ पर एक चीज और आपको बतानी पड़ेगी, जैसे यहाँ पर ये जो है बी बाई है तो यहाँ पर ये क्या होगा, क्या ये भी बी बाई होगा? नहीं, ये बी बाई नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जब चलती हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में अगर तरंग एक्स दिशा में जा रही है और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो वाई दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो वाई दिशा में है, तो वैद्युत क्षेत्र जो है वो एक्स जेड दिशा में होता है, एक्स में नहीं होता है। किस में होता है? जेड दिशा में होता है, ई जेड। और ये बी बाई, या ये लिख दीजिए बी बाई, तो ये ई जेड। क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा तीनों ही एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तो अगर आप यहां से देखें समीकरण 1 से तो आपको पता चल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र वाई दिशा में है, तरंग एक्स दिशा में है, तो अब केवल बची कौन सी? जेड दिशा ही तो बची, यानी कि वैद्युत क्षेत्र जो है वो जेड दिशा में होगा। तो यहां हम लिखेंगे ई जेड। तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र का समीकरण ज्ञात हो गया। ये क्या हो जाएगा? यही वैद्युत क्षेत्र का समीकरण है। तो इस तरह से आप देखें तो मैंने इस न्यूमेरिकल में आपको विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा बता दी, माइनस एक्स एक्सिस, तरंग दैर्ध्य बता दी 1/150 मीटर, और साथ ही साथ वैद्युत क्षेत्र का समीकरण बता दिया। ई जेड बराबर 24 गुणे 10 की घात 2 साइन 2 गुणे 10 की घात 11 टी प्लस 300 पाई एक्स। तो मैंने तीनों प्रश्नों के आंसर दे दिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको एक एक पॉइंट इसका समझा दिया जाए। दिशा कैसे निकाली वो भी बताया, तरंग दैर्ध्य कैसे निकाली, और मेन बात ये समीकरण कैसे निकाली ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मुझे इस बार पूरी उम्मीद है कि इस तरह का एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। अब अगला प्रश्न हमारा इसी में जो है दे रहा है, नौका अथवा वाला है कि दिष्टकरण का अर्थ समझाइए।
पीएन संधि डायोड का प्रयोग कर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ आरेख बनाइए तथा इसकी क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। निवेशी तथा निर्गत विभव धारा का ग्राफीय निरूपण कीजिए। तो सेम यही प्रश्न मैंने जो है जब 2025 का जेएस सेट पढ़ाया था तो छठा प्रश्न था, वो सेम यही प्रश्न था। उसमें दिष्टकरण नहीं पूछा गया था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था कि दिष्टकरण क्या होता है। इसलिए ये प्रश्न आप लोग को होमवर्क में दिया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसा मान के चलिए कि 90% चांस है कि ये प्रश्न आपका बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। और ये मैंने जब अनसॉल्व पेपर कराया था, जेएस सेट कराया था 2025 का, तो प्रश्न नंबर 6 में इसको सॉल्व किया था। वहाँ पे दिष्टकरण का अर्थ भी बताया था, निर्गत और निवेशी विभव का ग्राफीय निरूपण भी कराया था। मतलब पूरा डिट्टो यही प्रश्न हमने आपको कराया था। आप लोग से जाके देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पार्ट 4 जेएस 2025 प्रश्न संख्या 6। तो इस प्रकार से आज हमारा ये अनसॉल्व पेपर सॉल्व हो जाता है बच्चों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों की मदद के लिए उन्हें ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी अच्छे नंबरों से पास हो सकें और आप लोग साथ साथ आगे डिग्री कॉलेज में भी पढ़ने जा सकें। धन्यवाद।